हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के जीके सीरीज में। जीके सीरीज के अंतर्गत अभी हम लोग गुप्त साम्राज्य देख रहे थे, जिसका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग पार्ट 2 के बारे में देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था रामगुप्त के तक हम लोग देख लिए थे, रामगुप्त तक, समुद्रगुप्त, रामगुप्त हम लोगों ने पढ़ लिया था। रामगुप्त जो था एक बहुत ही कमजोर शासक था। इसकी जो पत्नी थी ध्रुव स्वामिनी, इसकी पत्नी का नाम था ध्रुव स्वामिनी। इसको क्या हुआ था कि ये रामगुप्त जो है शकों के सामने, शकों से पराजित होकर अपनी पत्नी को, ध्रुव स्वामिनी को, शकों को सौंपने का निर्णय ले लेता है। इस बात से इसका जो भाई है चंद्रगुप्त द्वितीय, वो काफ़ी क्रोधित होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय काफ़ी क्रोधित होता है और वो स्त्री भेष में जाकर शक जो राजा थे उसकी हत्या करके ध्रुव स्वामिनी से खुद विवाह कर लेता है। ये हम लोग यहाँ तक कहानी देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जो एक महान सम्राट बना है गुप्त साम्राज्य का। देखिए, समुद्रगुप्त की प्रधान रानी महिषी दत्त देवी से उत्पन्न हुआ था। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय उत्पन्न हुआ था समुद्रगुप्त की रानी थी, रानी महर्षि दत्त देवी से। और ये किसका भाई था? रामगुप्त का भाई था। 375 ईस्वी के लगभग ये शासक बना है गुप्त साम्राज्य का, और गुप्त साम्राज्य को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम देवराज या देवगुप्त, ये इन्हीं का नाम है, देवराज या देवगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही कहा जाता है। हालांकि जो धाव नाम से भी इनका उल्लेख है, इनका कहीं कहीं उल्लेख मिला है, अभिलेखों में धाव नाम से भी इनका उल्लेख मिला है। देवराज बोल लीजिए, देवगुप्त बोल लीजिए, चंद्रगुप्त द्वितीय बोल लीजिए, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोलिए, सारे नाम जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के ही। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देखिए कौन कौन सी उपाधि धारण की थी। तो ये उपाधि धारण की थी विक्रमांक की, विक्रमादित्य की, अपरम, भागवत की। ये उपाधि धारण किया था कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। उपाधियां था, उनका प्रसिद्ध नाम जो था वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ही। विक्रमादित्य की उपाधि कब लिया था? तो ये शकों को हराने के बाद ये अपना उपाधि धारण किया था विक्रमादित्य। सबसे प्रथम विक्रमादित्य जो है वो कौन बना था? तो 57 बीसी में उज्जैन का एक राजा था, जो शकों को हराने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, और विक्रम संवत भी वो प्रारंभ किया था। ये हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। सबसे पहला विक्रमादित्य उज्जैन का राजा था, और उसी समय से विक्रमादित्य जो उपाधि है वो फेमस हो गई। और ये चंद्रगुप्त भी था, वो भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया है। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रधान सचिव एवं संधि विग्रहिक वीरसेन, ये प्रधान सचिव थे इनके। ये कौन थे? संधि विग्रहिक, संधि वगैरह, समझौता वगैरह करने वाले। ये शैव धर्मावलंबी था, और जबकि उसका सेनापति जो था आम्राक्र है उनका सेनापति का नाम। वो क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंचा। बिल्कुल, ये गुप्त साम्राज्य को बहुत आगे तक ले गया था। ये वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया था, जैसे मौर्य साम्राज्य में किया गया था। ये भी वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य को सुदृढ़ किया, युद्ध के द्वारा, वैवाहिक संबंध के द्वारा, और सारे नीतियों को यूज करके अपने साम्राज्य को क्या किया था? सुदृढ़ किया था। उसने क्या किया था? वाकाटक, देखिए वाकाटक जो है, वाकाटक में अपनी पुत्री का विवाह किया था ये, वाकाटक नरेश से। नागवंश में तो ये खुद शादी किया था अपना, और कदम राजवंश में अपने ये पुत्र का विवाह किया था। तो अपने वैवाहिक संबंध के द्वारा भी ये अपने राजवंशों को आगे बढ़ा रहा था। ये उनका। देखिए नागवंश की राजकुमारी, देखिए नागवंश में क्या बोले, नागवंश से ये खुद शादी किया था। नागवंश की राजकुमारी कुमार नागा से विवाह किया था। विवाह के उपरांत प्रभावती, देखिए प्रभावती गुप्त जिनका जन्म हुआ था कुमार नागा से, ये प्रभावती का जो शादी है वो कहाँ किया था? तो वाकाटक राजवंश से किया था ये, जिसका विवाह क्या किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने ब्राह्मण जाति के वाकाटक वंश के राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय से कराया था। मतलब ये वैवाहिक संबंध बना रहा था अपने साम्राज्य का विस्तार के लिए। तो ये खुद नागवंश से शादी किया, नागवंश के राजकुमारी कुमार नागा से शादी किया, और उसके उपरांत इनकी जो पुत्री हुई प्रभावती, उनका वो शादी कहाँ करा दिया? वाकाटक राजवंश से। 2 राजवंशों से इनका संबंध बन गया, वैवाहिक संबंध। और ये रुद्रसेन द्वितीय जो था, ये अल्पायु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, मतलब जल्दी मृत्यु हो गई थी, राजकुमार की मृत्यु हो गई थी। और जब मृत्यु हो गई थी तो ये प्रभावती और रुद्रसेन द्वितीय का जो पुत्र था वो अल्पवयस्क था। तो अल्पवयस्क था, तो ये पूरा जो संरक्षिका बन गई थी, ये प्रभावती बन गई थी वाकाटक राजवंश की। और वाकाटक राजवंश की जब ये संरक्षिका बन गई थी, तो पूरा का पूरा वो अपने पिता के फेवर में उस साम्राज्य का उपयोग कर रही थी। देखिए राजकुमार की मृत्यु हो गई और उसके अल्पायु बेटे ने उत्तराधिकार संभाला। तो ये हालांकि बहुत कम आयु का था, तो ये प्रधान संरक्षिका जो है प्रभावती अब प्रत्यक्ष शासक बनी, संरक्षिका बन गई, क्योंकि
पितृ सत्तात्मक व्यवस्था था। तो ऐसा होता था कि अगर पुत्र कम आयु का है तो उसे ही गद्दी पर बैठा के उनकी जो माताएं होती थी वो संरक्षिका के रूप में कार्य करती थी, ऐसा होता था। तो प्रभावती भी यहाँ पे संरक्षिका बन गई और अपने पिता चंद्रगुप्त के हितों को बढ़ावा दिया, जिससे चंद्रगुप्त मध्य भारत में वाकाटक साम्राज्य पर अप्रत्यक्ष शासन हो गया। अप्रत्यक्ष शासन हो गया क्योंकि राजकुमार की मृत्यु हो गई थी। अब उनकी पुत्री जो है वाकाटक राजवंश की संरक्षिका बनी हुई थी, तो अप्रत्यक्ष रूप से पूरा चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वाकाटक राजवंश तक अपना साम्राज्य को बढ़ा लिया। इसका कारण यह है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुषाणों से मथुरा को जीत लिया, साथ ही लगभग 4 शताब्दियों तक शक क्षत्रपों के अधीन रहे पश्चिमी मालवा और गुजरात पर कब्जा कर लिया। देखिए वाकाटक राजवंश से इसको क्या क्या फायदा हुआ। कुषाणों से मथुरा को जीत लिया, जो अभी तक मथुरा में कुषाण शासन कर रहे थे, मथुरा को जीत लिया। और शक क्षत्रप जो ये पश्चिम मालवा, उज्जैन और गुजरात वाले एरिया में थे, वहां पर भी ये क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। उसने शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया और सकारी एवं देखिए विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था शकों को हराने के उपलक्ष्य में। ऐसा ही चलता आ रहा है जब हम लोग 57 ईसा पूर्व में देखे थे उज्जैन के राजा को, तो रुद्र सिंह तृतीय को हराया और ये सकारी उपाधि भी धारण किया और विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण किया है। किसको हराने के उपरांत किया है, तो रुद्र सिंह तृतीय को हराने के उपरांत। ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। मालवा और उसका प्रमुख शहर उज्जैन समृद्ध हुआ। उज्जैन को चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी राजधानी बना ली। देखिए पहली राजधानी तो कौन थी, तो पाटलिपुत्र। पहली राजधानी पाटलिपुत्र और दूसरी राजधानी उज्जैन, ये बिल्कुल आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। उज्जैन को क्या किया था, दूसरी राजधानी बना लिया। और पहली राजधानी कौन थी उसकी, तो पाटलिपुत्र थी। उज्जैन को दूसरी राजधानी किसने बनाया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं। शकों पर विजय के परिणाम स्वरूप पश्चिमी समुद्र तट के प्रसिद्ध बंदरगाह भिरिक कच्छ पर चंद्रगुप्त द्वितीय का नियंत्रण स्थापित हो गया, जिसके उपलक्ष्य में उसने चांदी के विशेष सिक्के जारी किए। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त साम्राज्य जाना जाता है सोने के सिक्के के लिए, लेकिन चांदी के विशेष सिक्का जारी किया था चंद्रगुप्त द्वितीय। क्यों किया था, क्योंकि वो भिरिक जो बंदरगाह था उस पर नियंत्रण स्थापित करने के उपलक्ष्य में। विष्णु पुराण और वायु पुराण जैसे पुराणों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौशल, पुंडू बंगाल में एरिया है, तथा तम्रलिप्ति तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। ऐसा हमको विष्णु पुराण और वायु पुराण से पता चलता है। दिल्ली के महरौली स्तंभ लेख है, महरौली के कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ पर चंद्र नाम उत्कीर्ण है। देखिए इसका महरौली जो स्तंभ लेख है उसमें चंद्र नाम मिलता है। चंद्र नाम जो किससे संबंधित है, तो इसका संबंध माना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय से, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय माना जाता है। इसके मुताबिक पश्चिम भारत एवं बंगाल के अधिकांश भागों पर आधिपत्य था किसका, चंद्रगुप्त द्वितीय का। यह चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहा है, अपने सब क्षत्रपों को हरा रहा है, कुषाणों को हरा रहा है, युद्ध कौशल दिखा रहा है और अपने साम्राज्य का जो है स्वर्णिम विकास हुआ है इसके समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी, देखिए इसके दरबारी जो है वो एक से एक विद्वान हैं, ज्योतिष हैं, मतलब इनके दरबारी जो है बहुत ही क्या है, परिपूर्ण है। देखिए कालिदास है, ये क्या है, कालिदास भी चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी। ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवियों के बारे में, इनके दरबारियों के बारे में पूछा जाता है। कालिदास देखिए क्या है, तो अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत का रचना कौन किया है, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत का रचना किसने किया, तो कालिदास किया। और कालिदास किसके दरबारी थे, तो ये आएगा क्वेश्चन, तो आप लिखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए धन्वंतरी एक चिकित्सा के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध नाम, जो औषधि और आयुर्वेद के क्या है, कृति है, मतलब औषधि और आयुर्वेद के ये जनक हैं धन्वंतरी, और ये किसके दरबारी हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। छपनक देखिए ज्योतिष शास्त्र के हैं और ये भी हैं किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय का। अमर सिंह देखिए संहिता और अमरकोश, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अमरकोश के रचनाकार, तो ये सिंपल सा अमरकोश और अमर सिंह, ये तो याद होने वाला चीज़ है। लेकिन किसके दरबारी कवि थे ये आप याद रखेंगे, तो ये एक मिनट, किसके दरबारी कवि थे ये याद रखेंगे, और ये किसके दरबारी कवि थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के। शंकु है एक जो वास्तुकला के प्रमुख हैं और ये भी हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के। वेतल भट्ट हैं जो मंत्र शास्त्र जादू टोना वगैरह के हैं, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि। हरिसेन कविता के हैं, ये प्रसिद्ध कविता के लिए प्रसिद्ध हैं और ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं दरबारी कवि। वराह मिहिर देखिए खगोल विज्ञान के हैं ये जनक, वराह मिहिर। ज्योतिष और बृहद संहिता की रचना किसने की, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वराह मिहिर ने की। बृहद संहिता की रचना किसने की, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है, याद रखेंगे वराह मिहिर ने की, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय का
दरबारी कवि है। एक है वरुचि जो व्याकरण संस्कृत व्याकरण का रचनाकार है, ये भी इनके दरबारी कवि है चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो 9 टोटल 9 दरबारी दरबारी हैं इनके, ये याद रखेंगे। और ये एक से बढ़कर एक निपुण आदमी है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे एग्जाम की दृष्टि से। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल साहित्य और कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। साहित्य का भी विकास हुआ है और कला का भी इनका विकास हुआ है, इसके स्वर्ण युग कहा जाता है ये चंद्रगुप्त द्वितीय का कार्यकाल। इनके शासक के समय में चीनी बौद्ध यात्री, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाहियान किसके समय में भारत आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ध्यान रखेंगे आप लोग। फाहियान किसके समय में भारत आया? जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया। और कब आया? 399 ईसा पूर्व में। और कब तक रहा है? तो 414 ईस्वी तक रहा, मतलब कुल 15 साल वो भारत में रहा। ये चीनी बौद्ध यात्री था, फाहियान आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम जो है, ये क्या बनता है? गुप्त साम्राज्य का शासक बना। कुमारगुप्त प्रथम बना किसके बाद? चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद। तो हम लोग देख लिए समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त, और रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, और उसके बाद कौन शासक बनने वाला है? तो कुमारगुप्त प्रथम बनने वाला है अब शासक। अब हम लोग देखते हैं कुमारगुप्त प्रथम जो कब से कब तक गद्दी पर बैठा है। एक मिनट। अब देखिए कौन शासक बन रहा है? तो कुमारगुप्त प्रथम बन रहा है। कब से कब तक? 415 से 455 ईस्वी में ये शासक बना है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त वन जो है, ये गुप्त साम्राज्य का शासक बना। अब कुमारगुप्त वन की उपलब्धि हम लोग देखते हैं। इसके समय में सबसे ज़्यादा स्वर्ण सिक्के ढाले गए थे कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में। नालंदा विश्वविद्यालय जो है, नालंदा विहार की भी स्थापना यही किया था। नालंदा विहार की भी स्थापना कौन किया है? तो ये कुमारगुप्त प्रथम ही किया। आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में डिटेल से, इसकी उपलब्धियों के बारे में। कुमारगुप्त प्रथम ने क्या क्या उपाधि धारण की है? महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, अजीत महेंद्र, महेंद्रात्य और महेंद्र कुमार आदि उपाधि धारण किया है। ये उसकी उपाधि को ध्यान से देखिए, क्या क्या उपाधि धारण किया है? महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, अजीत महेंद्र और महेंद्रात्य, महेंद्र कुमार आदि उपाधि धारण किया। मतलब महेंद्र नाम से जितना भी उपाधि है आप ऐसे याद रखें, ये कौन धारण किया है? तो कुमारगुप्त प्रथम ने धारण किया। उसकी माता का नाम ध्रुव देवी था, यही ध्रुव देवी है। ध्रुव देवी पहले किसकी पत्नी थी? तो ये पहले पत्नी थी रामगुप्त की। किसकी पत्नी थी? रामगुप्त की थी। और रामगुप्त को मारकर चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो ध्रुव देवी से विवाह किया था, और इसी से पुत्र उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था कुमारगुप्त प्रथम, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद राजगद्दी संभाला। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह किससे किया था? तो कदम वंश के शासक 3 वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। एक था वाक्टक वंश, दूसरा कौन सा वंश था? नागवंश, और तीसरा था कदम वंश। तो वाक्टक वंश में तो क्या किया था वो? वाक्टक वंश में पुत्री का विवाह, नाग वंश में वो स्वयं किया था, और कदम वंश में देखिए अपने पुत्र का विवाह किया था कुमारगुप्त प्रथम का। कुमारगुप्त प्रथम जो ध्रुव देवी से उत्पन्न हुआ था। देखिए कदम वंश के शासक काकुस वर्मन की पुत्री के साथ किया था अपने पुत्र का विवाह। इस तरह से उसका कदम वंश से भी संबंध हो गया, वाक्टक वंश से भी हो गया था, और नागवंश से भी था। कुमारगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ किया, और अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा चलाई थी। अश्वमेघ यज्ञ कराया था कौन? कुमारगुप्त प्रथम। गुप्त शासकों में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं कौन जारी किया है? तो कुमारगुप्त ने जारी किया। उसने अपनी मुद्राओं में गरुड़ के स्थान पर मयूर नामक पक्षी का चित्र अंकित करवाया। गरुड़ के स्थान पर किसका चित्र अंकित करवाया? मयूर नाम के पक्षी का। उसके स्वर्ण सिक्के पर, ये ऐसा हम लोगों को सिक्कों में देखने से उनके मयूर का चिन्ह मिलता है। उसके स्वर्ण सिक्कों पर गुप्त कुलामकल चंद्र एवं गुप्त कुल व्योमशिष कहा गया है। स्वर्ण सिक्कों पर इसको क्या नाम दिया गया है? गुप्त कुलामल चंद्र और गुप्त कुल व्योमशिष, ये कहा गया है कुमारगुप्त प्रथम को। इसने मयूर शैली की मुद्राएं में चांदी की कुछ मुद्राएं सबसे पहले मध्य प्रदेश में प्राप्त हुई। ये जो गरुड़ की जगह मयूर शैली स्टार्ट किया था, तो इसमें चांदी की मुद्राएं जो है सबसे पहले कहाँ मिलती है हम लोगों को? मध्य प्रदेश में। कुमारगुप्त वन जो था वो कैसा था? तो वैष्णव धर्म अनुयायी था, किंतु उसने धर्म सहिष्णुता की नीति का पालन कर सभी धर्मों को आश्रय प्रदान किया था। ये कुमारगुप्त कैसा था? तो वैष्णव धर्मानुयायी था। मंदसौर अभिलेख में कुमारगुप्त ने लिखा है कि चारों ओर समुद्र से घिरे पृथ्वी के भाग पर इसका शासन है। यह मंदसौर अभिलेख में कुमारगुप्त स्वयं लिखा है, कुमारगुप्त के लिए ऐसा लिखा गया है कि चारों ओर समुद्र से घिरे पृथ्वी के भाग पर इसका शासन है, ऐसा लिखा गया है मंदसौर अभिलेख में।
कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है, इसके शासन की जानकारी वो देखते हैं हम लोग को। भीतरी अभिलेख से मिलती है, भीलसाद स्तंभ अभिलेख से मिलती है, गढ़वा अभिलेख से मिलती है और मनकुआर मूर्ति अभिलेख से इसकी जानकारी हम लोगों को मिलती है। उसने गुप्त शासकों में सर्वाधिक 18 अभिलेख जारी किए। कितने अभिलेख जारी किए? तो 18 अभिलेख जारी किए हैं। कौन? कुमारगुप्त प्रथम। इसके समय की गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं का सबसे बड़ा ढेर कहाँ मिला है? सबसे बड़ा ढेर तो बयाना मुद्रा भंडार, जो कि राजस्थान के भरतपुर जिले में है। तो कुमारगुप्त प्रथम के समय में सबसे ज़्यादा जो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं का ढेर मिला है वो राजस्थान के भरतपुर जिले में मिला है। नाम है बयाना मुद्रा भंडार, जिसमें 623 मुद्राएं मिली। कितनी मुद्राएं? 623। कुमारगुप्त में देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना किसने की? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। बाद में यही नालंदा विश्वविद्यालय बना है। इस विश्वविद्यालय को क्या बोला जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध। यहाँ जो शिक्षाएं दी जाती थी किस धर्म से संबंधित? तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित। किस धर्म से संबंध दिया जाता था? तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित यहाँ शिक्षाएं दी जाती थी नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय में समय की माप के लिए जल घड़ा किसका उपयोग किया जाता था? जल घड़ा। जल घड़ा क्या होता था? इसमें एक निश्चित वेग से पानी गिरता था, घड़े में एक निश्चित वेग से पानी गिरता था और उसी को जज करके समय का अनुमान लगाया जाता था। तो नालंदा विश्वविद्यालय में समय की माप के लिए क्या होता था? जल घड़ा, जल घटिका इसको बोलते हैं, का प्रयोग किया जाता था तथा प्रत्येक छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षा अनिवार्य थी। मतलब नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए प्रतियोगी परीक्षा देनी पड़ती थी, तब आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते थे। कुमारगुप्त प्रथम के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र नामक जातियों ने आक्रमण किया। अब ये पुष्यमित्र जातियों ने जब आक्रमण किया था तो ये किसको भेजता है? अपना पुत्र स्कंदगुप्त को भेज देता है इनको दबाने के लिए। इसका उल्लेख कहाँ है? तो स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में इसका उल्लेख है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में मिलता है। कुमारगुप्त ने इन्हें पराजित करने के लिए योग्य पुत्र किसको? स्कंदगुप्त को भेजा और स्कंदगुप्त जो है पुष्यमित्रों को पराजित करने में सफल भी हुआ और उसने उपाधि धारण की इसके उपलक्ष्य में। वो उपाधि है शक्रादित्य। कौन सी उपाधि धारण की है? शक्रादित्य नाम की उपाधि धारण की है। किसको हराने के उपरांत? पुष्यमित्रों को हराने के उपरांत स्कंदगुप्त ने धारण की है शक्रादित्य। अब देखिए, कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल को हम लोगों ने देख लिया। स्वर्ण मुद्राएं काफ़ी संख्या में जारी की। बयाना मुद्रा भंडार से हम लोगों को ऐसा साक्ष्य मिलता है। 623 मुद्राएं मिली हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हम लोगों ने देख लिया। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोगों को याद रखना है। अब हम लोग आगे देखते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। अब इसके बाद कौन आता है? स्कंदगुप्त आता है। स्कंदगुप्त जो 455 से 467 ईस्वी तक शासक बनता है गुप्त साम्राज्य का। स्कंदगुप्त देखिए, ये गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। ये अंतिम प्रतापी शासक कहने का मतलब है कि इसके बाद जो भी शासक आए वो बहुत कमजोर हुआ और धीरे धीरे गुप्त वंश का ह्रास होने लगा और नष्ट हो गया गुप्त वंश। स्कंदगुप्त को गद्दी पर बैठते ही देखिए हूनों का आक्रमण स्टार्ट हो जाता है। हून एक जाति है जो ये मध्य एशिया में ये भी पाई जाती थी। तो हूनों का आक्रमण प्रारंभ हो जाता है। प्रथम हून आक्रमण जो है, देखिए किसके आक्रमण में? खुसेनाबाज के नेतृत्व में हुआ, जो कि असफल रहा। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख के अनुसार वह हूनों के आक्रमण को रोकने में सफल रहा। देखिए भीतरी स्तंभ लेख आप याद रखेंगे, बार बार ये आ रहा है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। भीतरी स्तंभ लेख कौन किसका है? तो ये स्कंदगुप्त का है। किसका है? ये स्कंदगुप्त का है। ये याद रखेंगे आप लोग। आगे देखते हैं। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों में ब्रह्म बुधगुप्त सबसे अधिक शक्तिशाली राजा था और उसके बाद जो है इसके उत्तराधिकारी बहुत कमजोर होते चले गए। कहूम अभिलेख से पता चलता है कि इसने शक्रादित्य उपाधि धारण की थी। शक्रादित्य उपाधि हम लोग देखे थे, ये जब हराया था किसको? पुष्यमित्रों को हराया था। कौन? स्कंदगुप्त ने। तो ये शक्रादित्य की उपाधि धारण किया था। तो ये हम लोग को कहाँ से पता चलता है? तो कहूम अभिलेख से ऐसा पता चलता है। स्कंदगुप्त को और देखिए शक्रापम या शक्रादित्य बोल लीजिए, देवराय एवं श्री परीक्षवृक्षा नाम के संबोधनों से संबोधित किया गया है। किसको? स्कंदगुप्त को। स्कंदगुप्त की स्वर्ण मुद्राओं पर क्रमादित्य उपाधि मिलती है। देखिए ये नया उपाधि इनको और है, क्रमादित्य उपाधि। ये कहाँ मिलता है? स्कंदगुप्त के सिक्कों पर इसकी उपाधि है। स्कंदगुप्त का देखिए एक इंपॉर्टेंट काम ये भी है, आप ये याद रखेंगे, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। सुदर्शन झील कौन बनाया था? मौर्यों ने बनाया था और इसका जीर्णोद्धार ये करवाया था, पुनर्निर्माण कराया था। और इसके पुनर्निर्माण कार्य के लिए किसको सौंपा था? सौराष्ट्र गुजरात के गवर्नर, सौराष्ट्र का गुजरात में गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र
चक्रपलित को सौंपा था कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस गुप्त शासक ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आप याद रखेंगे स्कंदगुप्त था। हुनों के आक्रमण से भारत की सुरक्षा करने का श्रेय भी किसको है, तो स्कंदगुप्त को है, क्योंकि इसी के समय में हुन आक्रमण हो रहे थे और स्कंदगुप्त ने हुनों को हराया था। पहला जो आक्रमण हुआ था हुनों का किसे, खुसेनबाज। कौन था, खुशनबाज। अभी हम लोग पढ़े, खुशनबाज के नेतृत्व में पहला आक्रमण हुआ था हुनों का, जिसको पराजित किया था कौन, स्कंदगुप्त ने। उसने अपने पिता के शासन काल में ही देखिए पुष्यमित्रों के विद्रोह को भी समाप्त किया था। और इसका उल्लेख कहाँ पे है, तो भीतरी स्तंभ अभिलेख में इसका उल्लेख है। स्कंदगुप्त ने चीन से राजनीतिक संबंध बनाने के लिए एक राजदूत को 466 ईस्वी में चीनी सम्राट सांग के दरबार में राजदूत भेजा था। देखिए स्कंदगुप्त, ताकि संबंध कहाँ से बन सके, चीन से बन सके, इसलिए इसने एक राजदूत को भेजा था चीनी सम्राट सांग के दरबार में। स्कंदगुप्त वंश का अंतिम प्रतापी राजा था। इसके बाद क्रमशः पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बंधुगुप्त, नरसिंहगुप्त, बलादिगुप्त, भानुगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय, अब विष्णुगुप्त राजा हुए। लेकिन धीरे धीरे ये विशाल गुप्त साम्राज्य को संभाल नहीं सके और धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य का ह्रास होते चला गया और गुप्त साम्राज्य अपना धीरे धीरे नष्ट हो गया। तो आज हम लोग देखें गुप्त वंश के कुछ अन्य शासकों के बारे में। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर देखेंगे और भी गुप्त साम्राज्य के बचे हुए शासक और गुप्त काल के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे। थैंक यू। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक वीडियो सारी नहीं देखी है तो सारी प्लेलिस्ट में, हिस्ट्री सीरीज के प्लेलिस्ट में डाली हुई है, आप वहां से जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं। ये जो नोट्स है वो कंप्लीट NCERT 6 to 12 के नोट्स पे आधारित है। थैंक यू।